Narendra Modi nominated Prime Minister है, is not a real Prime Minister of India and nominated by RSS Brahmin। ठप्पा लगाकर होगा या बटन दबाकर होगा, ये सवाल कहाँ रह गया। जो लोग ताकत में है, जो चाहेंगे रिजल्ट दे देंगे। क्या कर लेगा ठप्पा, डंडा जो चाहेगा करेगा। क्यों नहीं उन्होंने एक ब्राह्मण को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया? क्या उनके पास गडकरी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे? उनको मालूम था कि इसके आधार पर वो चुनाव नहीं जीत सकते। अब कोई तीसरा सिस्टम तो है नहीं हमारे पास, या कोई तीसरा सिस्टम इजाद कर लीजिए, तो तानाशाही और बादशाहती रह गई, उसी की तरफ देश जा रहा है। ईवीएम है तब सत्ता वाले की सत्ता है, ठप्पा है तब सत्ता वाले की सत्ता है, तो क्या बहस करें यहाँ आपके बीच। ईवीएम में घोटाला होता है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 8 अक्टूबर 2013 का। इतनी बड़ी खबर क्यों नहीं छापी? मामला बहुत बिगड़ गया है और मेरे जैसे आदमी को अब कोई उम्मीद बाकी रह नहीं गई। और जिस वर्ग से हमारा ताल्लुक है, देखिए आपके साथ एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन यह है कि अगर आपके गिरेबान तक कोई हाथ बढ़ाएगा तो उस वक्त उसके हाथ में हथकड़ी पड़ जाएगी। हमारा सर भी उतार के ले जाएगा तो रपट नहीं लिखी जाएगी। नहीं तो 3.5% लोग जो है वो बहुमत नहीं हासिल कर सकते। मुसलमान को टारगेट बनाकर हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान कराया जा सकता है। इस मोर्चे की आमद की और इस प्रोग्राम की जानकारी दी, और मैंने एक लम्हे के लिए भी सोचे बगैर अपनी सहमति दे दी कि मैं हाजिर होऊंगा और मैं आपके बीच आया हुआ हूँ। यहाँ आकर अच्छा लग रहा है कि एक ऐसे खुश्क टॉपिक पर, एक ऐसे टॉपिक पर जो राजनीतिक टॉपिक नहीं है, न ये इलेक्शन का मुद्दा है, न किसी कैंडिडेट के लिए यहाँ वोट मांगे जा रहे हैं, ऐसे इशू पर इतने बहुत से लोग जमा हो जाएं, ये अच्छी अलामत है। या इस मिशन को लेकर जो लोग चल रहे हैं उनकी यकीनन आज हिम्मत बढ़ी होगी कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें लोगों की सहमति हमें हासिल है। मैं यहाँ बड़ी अजीबो गरीब कश्मकश लेकर आया हूँ आपके बीच, इसलिए कि मैं तकरीबन 50 वर्षों से चुनाव की ज़िंदगी में हूँ। मैंने सबसे पहला चुनाव अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1975 में स्टूडेंट्स यूनियन का लड़ा था। रामपुर में 77 का, 80 का, 85, 90 और इस तरह 2022 तक हम इसी लड़ाई में हारते और जीतते रहे। और आखिर ये हुई कि जब हराए नहीं जा सके तो हटा दिए गए। और यही आपके सोचने का आज मुद्दा होना चाहिए कि क्या अब चुनाव के लिए कोई गुंजाइश है भी या नहीं है। अब सवाल इसका नहीं है कि ठप्पा लगाकर होगा या बटन दबाकर होगा, ये सवाल कहाँ रह गया। जो लोग ताकत में है, जो चाहेंगे रिजल्ट दे देंगे और आपको मानना पड़ेगा, और माना हमने। अब ईवीएम या मोहर लगाने वाली बात ही खत्म हो गई। आज ये मुद्दा है ही नहीं। ईवीएम है तब सत्ता वाले की सत्ता है, और ठप्पा है तब सत्ता वाले की सत्ता है, तो क्या बहस करें यहां आपके बीच। क्या कहें आपसे, और क्या सुनना चाहेंगे आप। और ये बेचारे कमजोर लाचार लोग, इनके चेहरों पर आप देख लीजिए मायूसी और सवालिया निशान के अलावा क्या है। ये कितने डंडे पुलिस के खा सकते हैं। क्या कर लेगी ईवीएम, क्या कर लेगा ठप्पा, डंडा जो चाहेगा करा लेगा। तो क्या राय दें आपको, क्या सहमति और असहमति जताएं आपसे। हमने तो दोनों चीजें देखी और दोनों चीजों का नतीजा भी देखा। आपके सामने भी है, पूरे देश के सामने है। बात अब ये नहीं रह गई। बात सिर्फ इतनी है कि हम जिसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, क्या हम उन लोगों को भी बदल पाएंगे जो वाकई पीड़ित लोग हैं, जिन्हें आप अपनी भाषा में कभी ओबीसी कहते हैं, कभी पिछड़ा कहते हैं,
कभी दलित कहते हैं, और आप ये भी कहते हैं कि उनका प्रतिशत 85% है। तो फिर हम ये यात्रा क्यों कर रहे हैं? क्या परिवर्तन कर पाए? क्या हमारे और आपके लोग फाशिस्टों की सफों में खड़े हुए नहीं हैं? क्या उनसे लाभान्वित नहीं हो रहे? हम अपनों को जब अपने करीब नहीं ला सके तो हम उनको क्या सुधारेंगे जिनकी मंजिल ही ये है। अब अगर कुछ काम करना है हमें तो इस पर करना है कि लोगों के अंदर गैरत कैसे पैदा की जाए, लोगों के अंदर एहसास कैसे पैदा किया जाए। अधिकारी अपने जिम्मेदारी को पहचाने, कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को पहचाने, नेता अपना पहचाने, और ये गरीब लोग ये क्या पहचानेंगे? कौन इनको ईवीएम का बटन दबाने देगा? और किसने दबाने दिया? ईवीएम हटा दीजिए। अगर अभी नगर पालिका के चुनाव हुए थे, क्या हुआ उसमें? तो अब कोई तीसरा सिस्टम तो है ही नहीं हमारे पास, या कोई तीसरा सिस्टम इजाद कर लीजिए, फिर तो तानाशाही और बादशाहती रह गई, उसी की तरफ देश जा रहा है। ये दोनों सिस्टम हमारे फेल हो गए, और इसलिए भी फेल हो गए कि पंजाब में सरकार बनी विपक्ष की, सत्ताधारियों की नहीं बनी। जब तक उनकी सरकार नहीं बनी थी ईवीएम को दोष देते थे, आज नहीं देते, क्योंकि अब वही फायदा जो उस वक्त के सत्ता वाले ईवीएम से उठाते थे अब वो उठाएंगे। कहां बदलाव ला सकेंगे आप? इसलिए मेरे ख्याल से इस परिवर्तन से ज्यादा चरित्र परिवर्तन की जरूरत है, और अब उसकी उम्मीद बहुत कम रह गई है। हमसे एक अधिकारी ने कहा, अब बहुत सी बातें तो हम ये भाई लोग जो खड़े इनकी वजह से नहीं कर सकते। कुछ कह देंगे तो ये अभी यहां से निकलेंगे, अभी पुलिस खड़ी होगी, अरेस्ट कर लेगी, 10 मुकदमे हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा तो आपने इन लोगों को बुलाकर ही हमारी जबान पे ताला डलवा दिया। आपने कब से इन्हें अपना हमदर्द समझ लिया? आपकी मीटिंग्स में इस बात पर बैन होना चाहिए कि इस तरह के लोग नहीं आएंगे, क्योंकि हम जैसे लोग इनकी मौजूदगी में अपनी बात कह ही नहीं सकते। 250 मुकदमे हैं हमारे परिवार पर। अच्छा, इनकी भी मजबूरी है, ये कहां से रोटी खाएंगे? इन्हें भी अपना घर चलाना है, इन्हें भी थाने में जाके जवाब देना है, वरना दरोगा साहब इन्हें ये पकड़ के चलने भी नहीं देंगे। तब इनकी मौजूदगी में कुछ कहने के लिए भी शेर का जिगर चाहिए। अब वो तो है नहीं हमारे पास, वो तो है नहीं। हाँ, बस इशारों में आपसे कहना चाहते हैं कि मामला बहुत बिगड़ गया है, और मेरे जैसे आदमी को अब कोई उम्मीद बाकी रह नहीं गई है। और जिस वर्ग से हमारा ताल्लुक है, देखिए आपके साथ एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन यह है कि अगर आपके गिरेबान तक कोई हाथ बढ़ाएगा तो उस वक्त उसके हाथ में हथकड़ी पड़ जाएगी। हमारा सर भी उतार के ले जाएगा तो रपट नहीं लिखी जाएगी। तो अब ऐसे में आप हमसे क्या चाहते हैं? कि हम तो हैं आपके साथ, तय ये करिए आप भी हमारे साथ हैं या नहीं। शाहबाद की सीट हम मुसलसल हार रहे हैं, क्यों? इसलिए कि आप लोग साथ नहीं देते। हम तो टिकट देते हैं, अच्छे शख्स को देते हैं, और जो रिजर्वेशन की परिधि में आता है उससे देते हैं। आपको वही अच्छे लगते हैं जो सत्ता में बैठे हैं। कैसे परिवर्तन होगा? इसलिए हमसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है। आप अपने लोगों को जितना समझाएंगे बात उतनी ज्यादा सुलझेगी, और जब वो नहीं समझेंगे तो बात उतनी ज्यादा उलझ जाएगी और कोई हल नहीं निकलेगा। आपकी कोशिश बहुत अच्छी है, और आपकी कोशिश से इतने लोग सहमत हैं। मैं हैरत कर रहा हूं इतने लोग कैसे आ गए आपके लिए। और ये इसलिए आ गए कि ये खुद भी परेशान है।
अभी पीटे गए हैं चंद दिन पहले। खुद चाहते हैं कोई रास्ता निकले, लेकिन कोई रास्ता अभी नजर नहीं आ रहा है। और इसलिए भी नजर नहीं आ रहा है कि अब मेरी जैसी उम्र का आदमी अब इतिहास को पढ़ना शुरू करें तो एक कम से कम 20-25 साल तो चाहिए। दूसरी तीसरी दर्जे से जब पढ़ना शुरू किया था हमने, तब कम से कम बीए तक हमने इतिहास पढ़ा था अलग अलग शक्लों में। फिर जब ने लॉ किया, वकालत की, तो कुछ इतिहास उसमें पढ़ा। अब वो इतिहास बदल कर एक नया इतिहास आ गया है, तो अब उसको पढ़ने के लिए जिंदगी उतनी बाकी रही ही नहीं है। तो करें क्या, आप ही बता दीजिए। ऐसे में मायूसी है। आप जैसे लोग जो बहुत ऊंचे लेवल के लोग नहीं हैं, हमारे जैसे सामान्य वर्ग के लोग हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं, ये हमारे और आप सबके लिए एक अच्छा शुभ लक्षण है। लेकिन जो हमसे और आपसे बहुत ऊपर है, वो तो नहीं सोच रहे। हमने जब लोकसभा के मेंबर बन के लोकसभा में गए, तो लोकसभा हॉल के बराबर के की गैलरी में बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात हुई, जो आज देश की बहुत बड़े नेता हैं, विपक्ष के। और उनसे हमने एक प्रपोजल रखा कि हम पहले व्यक्ति होंगे जो अपनी सदस्यता से अभी इस्तीफा दे देंगे। लेकिन दूसरा इस्तीफा आपके दल का होना चाहिए, क्योंकि आप सबसे बड़ा दल हो। आप चलाने दीजिए इन्हें सरकार बगैर विपक्ष के। अगर हमारी बात किसी ने नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो अगर हमारी बात मान ली होती, तो कम से कम ये तो नहीं होता कि सदस्यता खत्म हो गई। हमारी मान लेते तो हमारा नाम भी कुर्बानी में लिखा जाता और उनका नाम भी कुर्बानी में लिखा जाता। अब झटका हो गया। अब झटका तो कुर्बानी नहीं कहलाता। तो पहले समझाने और मनाने की जरूरत उनको है जो परिवर्तन ला सकते हैं। अगर वो इसके लिए तैयार हैं, बहुत मेहनत की है, विपक्ष ने बहुत मेहनत की है और उसके नतीजे भी आ रहे हैं। लेकिन अगर जिस बात को लेकर आप निकले हैं, अगर यही हुआ तो उस मेहनत का क्या होगा, उसका क्या नतीजा? ऐसा ही होगा। जंगल में सुना होगा ये लतीफा कि जंगल में इलेक्शन हुआ और शेर के मुकाबले में बंदर जीत गया। अब जंगल का राजा शेर नहीं था बल्कि एक बंदर था। एक बकरी आई और उसने कहा कि अध्यक्ष जी, मेरे बच्चे को शेर खा रहा है, बचा लीजिएगा। चलो। वो गए और सामने शेर बकरी को अपने दबोचे बैठा था, बच्चे को, और बंदर भाई ने पेड़ पर नीचे ऊपर इधर उधर कूदे इतने के पसीने पसीने हो गए। बकरी ने कहा कि अध्यक्ष जी आप क्या कर रहे हैं? तो कहा भाई देखो, जो कर रहे हैं वो सब तुम्हें दिख रहा है। तुम्हारा बच्चा बचे या ना बचे, हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं है। ये पेड़ पे बंदर की तरह कूदने से कुछ नहीं होगा। ये कह देने से कि हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं है, उनसे ये पूछना होगा हमें, आपको सबको मिलकर, कि मेरे जैसे स्तर का छोटा आदमी अगर उसके परिवार पर 250 मुकदमे हो सकते हैं, तो बड़े नेताओं के परिवारों पर ये मुकदमे क्यों नहीं है? और अगर नहीं है तो सामने से या पीछे से उनका कोई समझौता है। अभी मेरी टेलीफोन पर बातें हो रही थी, शानी खान साहब गवाह हैं, और मैं कह रहा था कि कल का इतिहास हमारे बारे में क्या पढ़ेगा कि एक विश्वविद्यालय का संस्थापक ऐसा था जो बकरियों की डकैती करता था। डकैती चोरी नहीं थी,
मुर्गियों की डकैती करता था, भैंसों की डकैती करता था, फर्नीचर की डकैती करता था, किताबों की डकैती करता था। और मंत्री रहते हुए वो और उसकी पत्नी और उसका बच्चा शराब की दुकानें लूटा करते थे, गल्ला लूटते थे। क्या सोचेंगे लोग? और हम कोई परिवर्तन नहीं कर पाए। हम मुजरिम तो बन गए, सजाएं भी हो गई, सजाएं काट भी आए, आगे का भरोसा नहीं। तो जब इतने खौफ दहशत में हम लोग रहेंगे और मुंह और जबान खोलने की इजाजत ही नहीं होगी, तो आपकी ईवीएम के पक्ष में या ठप्पे के पक्ष में कोई आवाज कैसे उठेगी? संदेश ये दे दिया गया कि अगर आजम के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर तुम क्या हो? इसके बावजूद भी वैचारिक तौर पर मेरा ही नहीं, हम जैसे करोड़ों लोगों का समर्थन आपको है। जो लोग कह रहे हैं उनका भी है, और जो लोग नहीं कह रहे हैं वो भी मन से ये चाहते हैं कि कोई ऐसा बदलाव आना चाहिए कि हम जिसके लिए वोट दें उसी के नाम वोट दें। अब उसका क्या तरीका हो, ये एक बार फिर विचार करें, और इस पर भी विचार करें कि जिसको वोट दें उसके नाम निकले। ये बात की बात है, वोट दे तो सकें। अगर वोट हम दे ही नहीं सकेंगे तो उनको वोट देने वाले इतने लोग हैं कि सत्ता कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं। मायूस नहीं कर रहा हूं आपको, लेकिन सच हमें भी कहना चाहिए और सच आपको सुनना भी चाहिए। और इसका क्या निदान होगा, क्या निराकरण होगा, इसका किस नतीजे पर आप पहुंचेंगे? जाहिर है इस मुहिम के अगवा आप हैं, इस तहरीक के अगवा आप हैं। आप जो तय करेंगे हम जैसे लोग उसे मानने के लिए बाध्य होंगे, चाहे आप हमसे लिखवा कर लें या एलानिया कहलवाएं। हम तो इसके पक्ष में हैं कि लोकतंत्र रहना नहीं चाहिए बल्कि बचना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के आगे एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। रामपुर में, शाहबाद में आप सबका मैं अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से आपका खैर मकदम भी करता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं। बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब को, अनुरोध करूंगा कि वो डायस पर आएं और अपने विचार रखें। ईवीएम मंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो चल रही है उस कार्यक्रम में उपस्थित है। इसके पहले कि इस विषय वस्तु पर मैं कुछ बातें आप लोगों को बताऊं, आजम खान साहब हमारे कार्यक्रम में आकर उन्होंने हमारे साथ भाईचारा फिजिकली व्यक्त करने की कोशिश की। उसके लिए मैं हृदय से उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। ईवीएम मशीन के बारे में या उसके भंडाफोड़ के बारे में कुछ बात बताने के पहले मैं ये मानता हूं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके की राजनीति इस देश में चल रही है, वो राजनीति व्यक्ति विशेष को या कुछ लोगों को टारगेट बनाकर काम करने वाली राजनीति है जो हम देख रहे हैं। रामपुर में आजम खान साहब को जिस तरीके से टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, आरएसएस के लोगों के द्वारा जो राजनीति की गई है, थोड़ा उस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। जिस तरह से मैं ईवीएम मशीन पर सारे देश भर में बातें समझाने का प्रयास कर रहा हूं, वो बात भी मैं आप लोगों को इसके बाद बताऊंगा।
मगर ये एक बात मैं खास तौर पर यहां बताना चाहता हूं, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिर आजम का साहब को टारगेट करने का जो मामला है, लक्ष्य करके, टारगेट करके, निशाना बनाकर जो राजनीति चल रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि यह काम रामपुर में अकेले नहीं चल रहा है, सारे देश भर में चल रहा है। इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। जब तक हम उस रणनीति को नहीं समझेंगे, उसको काउंटर नहीं कर सकते। पहले तो उस रणनीति को समझना होगा जो दुश्मन कर रहा है। कितने लोग इस बात को जानते हैं या कितने लोग इस बात को समझते हैं कि इस देश में आरएसएस के संगठन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी जो उसका राजनीतिक विंग है, राजनीतिक अंग है, वो उन्होंने चलाया हुआ है। तो आरएसएस किसने चलाया? 1925 को आरएसएस की स्थापना नागपुर के ब्राह्मण लोगों के द्वारा हुई है, और ब्राह्मणों की संख्या, मैं नागपुर का रहने वाला हूं, आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं, मैं नागपुर का रहने वाला हूं। तो ब्राह्मणों की, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान देश में लागू हुआ, उसमें एडल्ट फ्रेंचाइज लागू हुआ है, प्रौढ़ मताधिकार, हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया गया है। उस हिसाब से अगर आप बात को समझने की कोशिश करें, तो जिन ब्राह्मणों ने आरएसएस नाम का संगठन बनाया, उनकी संख्या सारे देश भर में 3.5% है। पता नहीं आप जानते कि नहीं जानते? ब्राह्मणों की संख्या इस देश में 3.5% है, और 3.5% वोट के आधार पर वो ग्राम पंचायत में पंच चुनवा कर नहीं ला सकते। गांव का सरपंच बनाने की तो दूर करो, दूर बात छोड़ो, वो गांव का पंच चुनवा कर नहीं ला सकते, तो गांव का सरपंच क्या बनाएंगे? जो लोग गांव का सरपंच नहीं बना सकते, वो लोग देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं, वो कैसे? ये है समझने की बात। ये सवाल देश में, क्योंकि मेरी बात किसी मीडिया में नहीं छपती, जो मैं कहता हूं, जो सबूतों के साथ, तर्क और दलील के साथ कहता हूं, वो किसी मीडिया में नहीं छपती है, क्योंकि उसका कोई जवाब नहीं उन लोगों के पास में। इसलिए ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो 3.5% लोग ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच नहीं बना सकते, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नॉमिनेटेड बाय आरएसएस ब्राह्मण, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, रियल रिप्रेजेंटेटिव and nominated representative. The difference between elected representative and real representative, कितने हमारे लोगों को बात समझ में आती है? ये रियल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? ये बात इसीलिए समझाने की है, इसीलिए समझने की है। जो बातें इस देश का मीडिया बिल्कुल भी समझाने का काम नहीं करता है, वो बात कम से कम समझाई जानी चाहिए। लोगों को बिल्कुल, जिनको समझ में नहीं आता, वो बात समझाया जाना चाहिए। अगर ब्राह्मण लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री को नॉमिनेट करने का काम किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से वो उनका कार्यक्रम जो है वो लागू करेंगे। वो हो रहा है। नरेंद्र मोदी 52% ओबीसी का प्रतिनिधि के तौर पर आरएसएस के भाजपा ने उसको प्रोजेक्ट किया। क्यों नहीं उन्होंने एक ब्राह्मण को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया?
क्या उनके पास गडकरी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे? उन्होंने तो उनको प्रोजेक्ट नहीं किया। उनको मालूम था कि इसके आधार पर वो चुनाव नहीं जीत सकते। तो ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। आपको ये डाटा भी जानने की जरूरत है कि क्या 2000 तक सेंट्रल में किसी भी गवर्नमेंट को बहुमत नहीं मिलता था। वो एकाएक 2004 में ईवीएम मशीन आने के बाद बहुमत की सरकार कांग्रेस ने कैसे बनाई? केवल बीजेपी का मामला थोड़ी है। कांग्रेस ने 2004 में बहुमत की सरकार बनाई। 2000 तक सेंट्रल में किसी की बहुमत की सरकार नहीं बन रही थी। 2004 में ईवीएम आई, बहुमत की सरकार बन गई। 2009 में ईवीएम का उपयोग किया, बहुमत की सरकार बनी। ये तो सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है और इसका सारा डाटा कलेक्ट करके, इकट्ठा करके जब ये सारा सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाया गया और सुप्रीम कोर्ट में सारे सबूत पेश किए गए, उसके बाद 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं ईवीएम में घोटाला होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम में घोटाला होता है। ईवीएम में घोटाला होता है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 8 अक्टूबर 2013 का। किसी अखबार ने छापा, किसी टीवी वालों ने छापा? इतनी बड़ी खबर क्यों नहीं छापी? क्या ये इशू नहीं है? क्या सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों को बताएं? ये जानना समझना हम लोगों के लिए जरूरी है और इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बात समझा रहा हूं कि ये ईवीएम इतना सारा मामला सारे देश भर में पूरे सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अगर ईवीएम चल रही है, क्यों चल रही है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम के माध्यम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो सकता, मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आपको क्यों मालूम नहीं है? अखबार वालों ने खबर नहीं छापी। आपको क्यों मालूम नहीं है? टीवी वालों ने खबर नहीं छापी। इतनी बड़ी खबर, लोकतंत्र की हत्या करने वाली खबर, और उसको बचाने का जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसकी खबर लोगों को मालूम नहीं है। अब जब लोगों को खबर ही मालूम नहीं है तो किसी की कोई जिम्मेदारी तो बनती है कि वो कम से कम लोगों को खबर तो दे दे। इसके लिए सारे देश भर में 365 दिन का कार्यक्रम हमने बनाया। आज 48 साल से ये संगठन की नेटवर्किंग करने के काम में हम लगे हुए हैं। तो 31 स्टेट में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में हमारे संगठन का नेटवर्क है। इसके आधार पर कर रहे हैं ये कार्यक्रम। यहां रामपुर में हमने कार्यक्रम किया। हमारे पास कहां पैसा है? हमारे पास कोई टाटा बिरला अंबानी पैसा देता है क्या हमको? हमारे पास कहां पैसा है? ये तो सारा अरेंजमेंट रामपुर के लोगों ने किया। सारे देश के तहसीलों में, गांवों में और जिलों में सारे लोग कर रहे हैं हमारे संगठन के द्वारा। सारे देश भर में लोगों का जागरण कर रहे हैं। छोटा मोटा प्रयास नहीं है। इसके बारे में जो हमारे पास सर्वे और डाटा है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। ईवीएम मशीन आने के पहले जो बैलेट पेपर होता था उसका भी रिकॉर्ड अवेलेबल है। वो ये कहता है कि 1%
बैलेट पेपर में गड़बड़ियां होती थी 1%। अभी रिकॉर्ड अवेलेबल है, हर बूथ में ईवीएम के द्वारा घोटाला हो रहा है, ईच एंड एवरी बूथ। ईच एंड एवरी बूथ में हो रहा है। ये स्वतः डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बात कही कि पहले बैलेट पेपर में ऐसा होता था 1%, ये तो हर बूथ में होता है। हमारे पास घोटाले से संबंधित कितना डाटा, 700 कितना है, 787 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इसके घोटाले के। 787 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है घोटाले के। ये इतने सारे काल्पनिक बातें नहीं कर रहे हैं। तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि ये बैलेट पेपर में जो गड़बड़ियां होती थी, तो 100 बूथ में से 1% बूथ में गड़बड़ियां होती थी। अब ईवीएम के द्वारा ईच एंड एवरी बूथ में गड़बड़ी हो रही है। ये हम लोगों को समझना जरूरी है, और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सारा डाटा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा छानबीन किया जा चुका है, और छानबीन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ईवीएम में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, और ये निर्णय देने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा निर्णय दिया कि जब ये घोटाला हो रहा है तो ये घोटाला रोकना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये घोटाला रोकना होगा। रोकने के लिए क्या करना होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा ऑर्डर दिया, ये घोटाला रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। पेपर ट्रेल जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, पेपरलेस। ये भी तो कितने लोगों को समझ में आता है कि ईवीएम पेपरलेस है, उसमें कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है। अगर आप चोरी पकड़ना चाहते हो, ईवीएम में कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, पेपर नहीं है, कैसे पकड़ोगे? सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन को 8 अक्टूबर 2013 को पेपर ट्रेल मशीन लगाया। जो मशीन लगाया उसी में शब्द है पेपर ट्रेल, यानी कागज होगा। मालूम भी नहीं हमारे लोगों को, बहुत सारे तो नेताओं को मालूम नहीं है, वो लोगों को क्या जागरण करेंगे? नेताओं को ही पता नहीं है कि ईवीएम पेपरलेस सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाया, वो पेपर ट्रेल मशीन लगाया, वो लगाने के बाद इस देश में जब से चुनाव शुरू हुआ तब से 3 तरीके से आप वोटर लोग वोट डालते हो। थोड़ा आपको बताता हूं ताकि पता चले घोटाला कैसे हो रहा है। सबसे पहले 1952 में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ, बैलेट पेपर था। आप बूथ पर जाते थे, आपको बैलेट पेपर देते थे, तो आप देखते थे, पहले देखते थे कैंडिडेट के नाम, फिर देखते थे चुनाव का निशान, और आपके पसंद के चुनाव के निशान में आप स्टैंप लगाते थे और फोल्ड करके मशीन में डालते थे। हो गया फिजिकल एविडेंस, है ना? ये दिखता, आंखों से दिख रहा कि नहीं दिख रहा? फिजिकल एविडेंस। ये बैलेट पेपर में फिजिकल एविडेंस दिखाई देता है आंखों से। 2004 में ईवीएम आ गया। 1952 से लेकर 2004 तक ये चला। उसके बाद 2004 को ये चला गया, ईवीएम आ गया। अब आप वोट डालने के लिए जाते हो, बटन दबाते हो। बटन दबाने के बाद 2004 में आपको दिखाई नहीं दिया आपका स्टैंप, आपका बटन, आपका निशान कहां लगा? याद करो, 2004 की बात बता रहा हूं। आंखों से दिखाई नहीं दिया।
आपने बटन दबाया, मान लो पंजे पर दबाया, कमल के फूल पर दबाया, हाथी पर दबाया, साइकिल पर दबाया, किसी को दिखाई नहीं दिया। किसी को जब दिखाई नहीं दिया तो वोटर ने सोचा कि इधर उधर तो नहीं गिर गया, तो इधर उधर देखने लगा, इधर उधर तो नहीं गिर गया। तो चुनाव आयोग के कर्मचारी उसके पास आए और कहने लगे, उसने देखा अरे गड़बड़ कर रहे हैं वोटर, इधर उधर देख रहा है। उसका आकर कर्मचारी, हो गया। वोटर ने कहा अच्छा हो गया, हाँ हो गया, और उसको वहां से जाने के लिए कहा गया, हो गया आपका वोट। आंखों से दिखाई दिए बगैर वोट हो गया। 2004 में ऐसा हुआ, 2009 में ऐसा हुआ। इस वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट गया। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को पेपर ट्रेल मशीन लगाया। पहले नहीं थी, 8 अक्टूबर 2013 को पेपर ट्रेल मशीन लगाया। अरे काय के लिए लगाया ये तो मालूम होना चाहिए वोटर को। पेपर ट्रेल मशीन काय के लिए लगाया? जब आप 2014 में वोट डालने के लिए गए, 2004 में गए दिखाई नहीं दिया, 2009 में गए दिखाई नहीं दिया, 2014 में आपने बटन दबाया दिखाई दिया, दिखाई दिया कि आपने निशान कहां पर लगाया, 2014 में दिखाई दिया। कितना परसेंटेज लगाया था चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर? 0.33%। ये सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास में। कितना लगाया था? 0.33%। 0.50 लगाया होता तो आधा परसेंट माना जाता। 0.33% लगाया, आधा परसेंट भी नहीं लगाया। क्यों? चुनाव आयोग को पहले से मालूम था ईवीएम में घोटाला होता है, पेपर ट्रेल में घोटाला पकड़ा जाता है। ईवीएम मशीन घोटाला करने वाली है, पेपर ट्रेल घोटाला पकड़ने वाली है। ज्यादा मशीन लगाएंगे तो घोटाला पकड़ा जाएगा। इसलिए चुनाव आयोग ने 0.33% ही मशीन लगाया। क्या है किसी को पता? अरे नेताओं को पता नहीं है, बाकी लोगों का छोड़ो। जब नेताओं को ही पता नहीं है तो बताएंगे क्या? आपको बताता हूं क्या हुआ। 14 में नहीं लगाया, ज्यादा परसेंटेज नहीं लगाया। 2014 में, 2015 में नहीं लगाया, 2016 में नहीं लगाया। मैं सुप्रीम कोर्ट गया। हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। अरे सुप्रीम कोर्ट में कोई भी आदमी जा सकता है, तो किसी को तो, हमारे बहुत सारे लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट क्या है पता नहीं है, वहां केस कैसे फाइल की जाती है वो पता नहीं है, कैसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए जाते हैं वो पता नहीं है। बगैर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अगर आप मामला लेकर गए तो जज जो है आपकी फाइल मुंह पर फेंक के मारते हैं, पता नहीं है। हम गए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गए, डॉक्यूमेंट दिया, नोटिस चुनाव आयोग को इश्यू हुआ, चुनाव आयोग के अधिकारी हाजिर हुए। अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, एक भी सवाल का चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग के विरोध में और मेरे फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 24 अप्रैल 2017 को। मैं सुप्रीम कोर्ट में गए, जीता। अब क्यों जीता? क्या किया मैंने? 2019 के चुनाव में 100% पेपर ट्रेल मशीन अर्थात घोटाला पकड़ने वाली मशीन, 13.5 लाख मशीनें घोटाला पकड़ने वाली चुनाव आयोग ने लगाई। किसने लगवाई? वामन मेश्राम ने लगवाई है। किसी को पता? 13.5 लाख घोटाला पकड़ने वाली मशीन हमने लगवाई। इसलिए सबूतों के साथ बात करते हैं, इसलिए किसी को कोई बात करने का मौका नहीं मिलता है किसी को। नहीं तो चुनाव आयोग जो है, लंदन में एक मुस्लिम आदमी ने जो न्यूयॉर्क का है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन में लिया। दिल्ली में चुनाव आयोग ने एफआईआर दाखिल किया, वो रहता है न्यूयॉर्क में। प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया लंदन में, चुनाव आयोग ने उस पर केस दायर किया दिल्ली में।
मैं तो डेली कर रहा हूं, तो चुनाव आयोग को तो चुनौती देता हूं, मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल कर ले। मैं तो गुजरात में जाकर भी जेल जाकर के आया। मैं इसलिए बातें आप लोगों को कह रहा हूं कि कम से कम ये जानकारी हमारे लोगों को होना चाहिए कि आज पेपर ट्रेल मशीन लगी, तो पेपर ट्रेल मशीन लगाने का ऑर्डर देने के बाद क्या हुआ? 2019 में क्या हुआ? नरेंद्र मोदी, आरएसएस, भाजपा के लोगों को कांग्रेस से संपर्क करना पड़ा और कहा 2004, 2009 दो बार आपके घोटाले में हमने साथ दिया, 2014 में हम चुनाव जीतने में आपने साथ दिया, 2019 में वामन मेश्राम ने टांग अड़ाई, आप हमारा साथ दो। उसके बाद आप लोगों को अभिषेक मनु संघवी का नाम पता है? सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, पहले नंबरों के लॉयर में हैं अभिषेक मनु संघवी। सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2019 को मेरी केस थी, हो गए वहां, और क्या लेकर गए? 50% मिलान करा दो। मेरे पास ऑर्डर था रिकाउंटिंग का, चोरी पकड़ी जाती, मेरे पास ऑर्डर है रिकाउंटिंग का, और रिकाउंटिंग का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, करना पड़ता। मैं केवल एक संगठन का नेशनल प्रेसिडेंट नहीं हूं। क्या आप लोगों को, कितने लोगों को बताएं, 4.5 लाख लोग मैं आरएसएस के हेडक्वार्टर पर नागपुर में लेके गया था? है किसी की औकात किसी संगठन की? अरे आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाने का सोच भी नहीं आता दिमाग में। करेंगे क्या? कर कहां से लेंगे? हमने उसे करके दिखाया। उसके बाद जिस हरियाणा की बीजेपी गवर्नमेंट ने मुझे कार्यक्रम करने के लिए अनुमति नहीं दी, दोबारा जब हमने वहां एप्लीकेशन दिया, पुलिस वालों ने बुलाकर कार्यक्रम करने की अनुमति दी। करो, पिछवाड़े में लात मारा ना आरएसएस के नागपुर में जाके, तब ठीक हो गए ना। लड़ाई से, संघर्ष से कुछ भी नहीं हो सकता। ये मुस्लिम लोगों के संदर्भ में बात सही है। क्यों सही है? क्योंकि मुसलमानों को जितना टारगेट किया जाएगा उतना हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान हुआ जा सकता है, करा जा सकता है। और जब तक हिंदू मुसलमान होता रहेगा, उन लोगों को एससी, एसटी, ओबीसी को हिंदू के नाम पर इस्तेमाल करना आसान होगा। नहीं तो 3.5% लोग जो है वो बहुमत नहीं हासिल कर सकते। मुसलमान को टारगेट बनाकर हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान कराया जा सकता है। और जब हिंदू मुसलमान मामला खड़ा किया जाता है, तो फिर एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को हिंदू बनाने का चक्कर चलाया जा सकता है। किसी ब्राह्मण के पास औकात है? किसी शेड्यूल कास्ट के पास जाए और कहे हमारा धर्म बहुत अच्छा है, कहे, जूती से मारेंगे ब्राह्मण को। कोई शेड्यूल कास्ट के पास कोई ब्राह्मण हमारा धर्म बेहतर है प्रचार करने के लिए जाए? वो आदिवासी के पास जाए, पिछड़े वर्ग के पास जाए, जिसने वर्णा सिस्टम में पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र बना के रखा हुआ है। अरे शेड्यूल कास्ट के लोग तो अछूत है, पिछड़े वर्ग के लोग शूद्र हैं, ब्राह्मणों के द्वारा बनाए हुए। जाए तो कहे तो हमारा धर्म बेहतर है। ब्राह्मण कभी भी अपने धर्म का बेहतर धर्म है ये प्रचार करने के लिए नहीं जाता। दुनिया में इस्लाम को मानने वाले लोग गैर मुसलमानों में जाकर प्रचार करते हैं, लोग मानते हैं। क्रिश्चियनिटी के लोग गैर क्रिश्चियनिटी में जाकर प्रचार करते हैं, लोग मानते हैं। क्यों? उनके पास मसावत है, उनके पास इक्वलिटी है, उनके पास समानता का धर्म है, बताने के लिए समानता है। इसलिए वो लोग किसी एससी, एसटी, ओबीसी के पास
कोई ब्राह्मण जाकर नहीं कह सकता हमारा धर्म जो है सारे इंसान बराबर है, ये मानने वाला है। ऐसा कोई ब्राह्मण कभी जाकर नहीं कह सकता, ऐसा वो करते भी नहीं है। तो फिर बहुसंख्यक लोग उनको इकट्ठा कैसे करते हैं? ये वजह है। 3.5% लोग जो है ये बहुसंख्यक लोगों को हिंदू बनाने का उन्होंने एक तरीका डेवलप किया है। वो इशू बनाओ हिंदू मुसलमान, और हिंदू मुसलमान का इशू मुसलमान को टारगेट करने से होता है। किसी गैर मुसलमान को टारगेट करने से देश में हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता। और अल्पसंख्यक ब्राह्मण हिंदू मुसलमान की थ्योरी चलाकर अपने आप को बहुसंख्यक साबित कर सकते हैं। ये थ्योरी जब तक हमारे समझ में नहीं आएगी, और इस थ्योरी के लिए SC ST OBC के लोगों को जगाने की देश में ज्यादा जरूरत है। मेरा थ्रस्ट SC ST OBC के लोगों को ही जगाने के लिए है। आजम का साहब का ये कहना सही है कि ये जो लोग हैं इन लोगों का ही इस्तेमाल हो रहा है। 200% सही है। उन्हीं लोगों को जगाने पर हमारा थ्रस्ट है, उन्हीं लोगों को तैयार करने पर हमारा थ्रस्ट है। अगर ये लोग जाग गए, ये अपने आप इनका सारा ऊपर का मजला नीचे गिर जाएगा, खिसक जाएगा। ये हम जानते हैं। ये लड़ाई हम इसीलिए लड़ रहे हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये लड़ाई हवा में नहीं लड़ रहे हैं। 4.5 लाख लोग नागपुर के RSS के हेडक्वार्टर पर लेके गया था। ऐसे हवा में तीर मारने का काम नहीं कर रहे। और किसी दूसरे संगठन ने ऐसा किया हो तो मुझे रिकॉर्ड दिया जाए। और वहां पर ऐसा करने के बाद वो लोग कुछ नहीं कर पाए। इतने लोगों को गोली मार सकते हैं क्या? इसलिए साथियों, ये लड़ाई है। और मुझे खुशी है कि आजम का साहब को टारगेट बनाने के बाद भी जिस तरह से वो योद्धा की तरह उनसे लड़ रहे हैं, उनके इस लड़ाई में मैं उनके साथ खुल्लम खुल्ला साथ देने के लिए तैयार हूं। दूसरे लोगों को किंतु परंतु हो सकता है, इवन समाजवादी पार्टी को भी किंतु परंतु हो सकता है। मुझे नहीं पता समाजवादी पार्टी कितने परसेंटेज में उनके समर्थन में खड़ी है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है। मेरा कोई दुश्मनी नहीं है समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि बैकवर्डों के पार्टी के साथ हमारी दुश्मनी होने का क्या कारण है? हम बैकवर्डों के साथ तो हमारा भाईचारा होना चाहिए। तो इसलिए इस भाईचारे को आगे बढ़ाने की दृष्टि से हम लोग भविष्य में काम करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस रणनीति को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में ही नहीं सारे देश भर में हम लोग काम करेंगे, कर रहे हैं। इसमें आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरा साथ शांति से सुनकर सहयोग किया, इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। धन्यवाद।